हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, ये दूसरा वीडियो रहने वाला है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज का। तो पिछला वीडियोज में जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कितने यहाँ पे टॉपिक हैं, कितने यूनिट्स है। टोटली हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि उसमें 12 जो यूनिट है, वो 12 यूनिट हमें इसमें देखने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो और जिसके जिसके वेटेज ज़्यादा है उस वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा था। आप लोग एक बार जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यूनिट 1 से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसे करके 12 वीडियोज जो है हमारे इस सीरीज में आने वाले हैं। तो एक एक करके आप सब वीडियोज को देख सकते हो और सीख सकते हो, समझ सकते हो और एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, पहला जो यूनिट है वो है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में हमें टॉपिक जो कवर करने हैं इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। पहला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने वाले हैं और डिफरेंट एसेट क्लासेस जो है वो जानने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या है वो जानने वाले हैं, रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं, बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, अंडरस्टैंडिंग एसेट एलोकेशन और डू इट योर सेल्फ वर्सेज टेकिंग प्रोफेशन हेल्प। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक जो वो कवर करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल। यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है कि इन्वेस्टर्स और उनके फाइनेंशियल गोल एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, प्लीज़ सजेस्ट सम गुड इन्वेस्टमेंट विच म्यूचुअल फंड स्कीम्स should one buy this year, which is the mutual which is the best mutual fund scheme, which is the best investment, should I invest in stock or real estate, what is your view of the stock market, are my investment proper, और शुड आई मेक सम चेंजेज। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो खास करके एक नए इन्वेस्टर के द्वारा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जो होते हैं वो आस्क होते हैं। ठीक है, वन हियर दिस एंड मैनी सिमिलर क्वेश्चंस आर वेरी रेगुलरली बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन आस्क होते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, देयर इज एन इशू विद दीज क्वेश्चंस, देर आर अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द इन्वेस्टर। दीज आर अबाउट द इन्वेस्टमेंट नॉट द इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं नहीं कि इन्वेस्टर के बारे में। ठीक है, द इन्वेस्टर्स नीड आर नॉट इवन डिस्कस एंड प्रोबेबली नॉट इवन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। तो ये यहाँ पे डिस्कस इन्वेस्टर नीड्स आर नॉट इवन डिस्कस्ड, मतलब कि इन्वेस्टर का जो नीड्स है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट, वाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, वाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेट अस टेक ए लुक एट सब एग्जांपल्स। थोड़ा सा हम लोग पहले एग्जांपल के द्वारा कवर करेंगे हम लोग इस पर। ठीक है, शालिनी एन 8 years ओल्ड गर्ल लिव्स इन मिड साइज टाउन इन नॉर्थ इंडिया विथ हर पेरेंट्स। सी इज हाईली इंस्पायर्ड बाई वॉचिंग द रिसेंट सक्सेस ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम्स इन विच सम women scientists played a huge role. She want to become a space scientist. Her parents Mrs. and Mr. Gupta want to support her pursue her dream. तो एक लड़की यहाँ पे शालिनी है जिसका 8 year ओल्ड गर्ल है। वो एक मिड साइज टाउन में नॉर्थ इंडिया में वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, वो एक रिसेंट सक्सेस देखती है किसी स्पेस, इंडिया स्पेस प्रोग्राम में एक लड़की जो वो सक्सेस होती है। तो उसको देख के उसको भी इसको ये लगता है कि हम भी इसको उसका एक ड्रीम बन जाता है। ठीक है, तो उस ड्रीम को ये परसू करना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये है, रविंदर 45 years ओल्ड इज वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ लार्ज मल्टीनेशनल फर्म। ये जो है लार्ज मल्टीनेशनल फर्म में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, हिज वाइफ हिज अ होम मेकर। इसकी वाइफ जो है होम मेकर है, सिंस द कंपनी does not provide any pension plan. He is worried about how they would be able to live a comfortable life once he retire from the job. तो इनका केस और इनका केस दोनों में देखिएगा तो एक टोटली आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, और तीसरा केस हम लोग देख लेते हैं। इसमें सुरिंदर सिंह हैज रिसेंटली मूव टू ए लार्ज सिटी फ्रॉम हिज होम टाउन एज ही गॉट ए promotion and transferred in the company where he works. While his job is very good, he is facing trouble in sitting down with a house. He is try of going house hunting
every now every now and is thinking of buying his own house in the near future। तो आप इन तीनों का देखिएगा तो हर किसी का यहाँ पे अलग अलग जो है एम अलग अलग है, ठीक है। किसी का यहाँ पे है जो कि पढ़ाई में आगे परस्यू करना है, किसी का एम है कि आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई है तो उनको एक अपना खुद का घर खरीदना है। तो अलग अलग काफ़ी यहाँ पे जो है सबके एम है, ठीक है। मिस्टर डी सोजा है रिसेंटली रिटायर फ्रॉम हर जॉब। सी रिसीव्ड ए लार्ज सम एज रिटायरमेंट बेनिफिट। सी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट द सेम इन ऑर्डर टू रिसीव रेगुलर इनकम टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। हर किसी का यहाँ पे अलग अलग एम यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इनका यहाँ पे जो है ये रिसेंटली जो है जॉब से जो रिटायरमेंट हुई है उनको कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उनको कुछ मिला है, तो वो सी इंटेंड टू इन्वेस्ट द सेम इन ऑर्डर, वो उनको सेम ऑर्डर में जो है कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहती है और उससे कुछ रेगुलर इनकम को है वो जनरेट करना चाहती है ताकि वो लाइफ जो है कंफर्टेबली वो जी सके, ठीक है। फाइनेंशियल गोल, तीसरा टॉपिक जो है हमारा फाइनेंशियल गोल रहने वाला है कि एक्चुअल में हमारा फाइनेंशियल गोल क्या होता है। आजकल तो बहुत कुछ लोग यहाँ पे गोल बनाते हैं, कहीं यहाँ मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन फाइनेंशियली लोग कभी गोल नहीं बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जो भी कुछ पैसा आया उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको सही तरीके से मैनेज नहीं करते, इसलिए बहुत लोग जो है वो अभी बहुत लोगों के पास जो अभी फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, ठीक है। The above are the some examples of common situations we see regularly in our own life or the lives of the people around us. Though there is no explicit mention of money in these examples, we intuitively know that money would be involved in each of these situations, where Salini has to be educated well, or Sundar Singh has to buy a house, और मिस्टर डिसोजा और रविंद्र हैव टू फंड देयर लिव्स इन रिटायरमेंट। तो इन लोगों का केस जो है अलग अलग यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो शालिनी थी उनको अच्छे से पढ़ना था, सुरेंद्र सिंह को एक नया घर खरीदना था, और डिसोजा एंड रविंद्र को फंड दे टू उनका जो रिटायरमेंट फंड था उनको अच्छे तरीके से उसमें जीना था, ठीक है। इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज फोर आर नोन एज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन ही असाइन अमाउंट एंड टाइमलाइन टू दीज ऑब्जेक्टिव्स वी कन्वर्ट दिज इनटू फाइनेंशियल गोल। इसी को ये लोग इस पर फाइनेंशियल गोल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर द न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ सच फाइनेंशियल गोल, मतलब बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल है फाइनेंशियल गोल के रिलेटेड। तो आप लोग यहाँ पे ये सब जा कर के अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड है, तो ये आप अगर एक बार भी अगर रीडिंग लगाते हो ना तो ईजिली आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में टॉपिक क्या रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे देखिए तीसरा टॉपिक जो है शॉर्ट टर्म नीड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म में नीड्स शॉर्ट टर्म पर्पस से जो लोगों का नीड होता है और उससे कंपेरिजन किया है किससे, लॉन्ग टर्म के गोल से, ठीक है। टेक ए लुक एट द एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। शालिनी हायर एजुकेशन इज रफली 10 years अवे। तो शालिनी का हायर एजुकेशन जो है वो 10 साल अभी दूर है। वेयर एज रविंदर मे वर्क फॉर अनदर 15 years। रविंदर में वर्क फॉर अनदर, रविंदर जो है 15 साल और काम करेगा अभी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सुरेंद्र सिंह में नीड टू बाई हाउस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। सुरेंद्र सिंह नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर में वो जो है वो घर खरीद सकते हैं, ठीक है। मिस्टर डिसोजा केस इन इंटरेस्टिंग, सी हैज ए नीड फॉर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इमीडिएट टर्म। जो है इनको इमीडिएट टर्म में जो है उनको इनकम चाहिए इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। बट द सेम मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग एंड अनसर्टेन पीरियड एट द इनकम इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। रविंद्र वुड ऑल्सो इंटर ए सिमिलर सिचुएशन ऑन रिटायरमेंट। रविंदर भी सेम सिचुएशन में एंटर करेंगे जब वो रिटायरमेंट होंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म का इनका जो है जो लास्ट में डिसोजा का जो गोल है वो शॉर्ट टर्म उनका यहाँ पे जो है वो नीड्स है, और इन लोगों का जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म में हमारे बच्ची को अच्छा जो है एजुकेशन देना है, लॉन्ग टर्म में एक जो है नया घर हमें खरीदना है। जब मैं रिटायरमेंट करूँगा, अच्छा पैसा कुछ अर्न कर लूँगा, तब मैं एक घर खरीदूँगा। तो ये अलग अलग कुछ गोल है लोगों के, ठीक है। द रिटायरमेंट गोल कैन बी ब्रोकन इनटू 2 parts, एक्यूमुलेटिंग अ सम फॉर रिटायरमेंट एंड देन टेकिंग इनकम आउट ऑफ द कॉर्पस दस एक्यूमुलेटेड, ठीक है।
Another look at the two approaches to classify the goals indicate that the goals can be placed in the following matrix. तो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और नीड्स, यहाँ पे नीड्स क्या है, आपका ड्रीम क्या है, और गुड टू हैव मतलब कौन कौन से गुड्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इमीडिएट टर्म में आपको क्या चाहिए, क्या आपका यहाँ पे नीड्स है, क्या ड्रीम्स है, और क्या आपके गुड्स होने चाहिए, ठीक है। नियर टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक था, ये यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कुछ मैट्रिक्स है। तो अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, क्या अर्जेंट है, क्या अर्जेंट नहीं है, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पे फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल टाइम हराइजन फॉर देयर अचीवमेंट एंड इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल गोल यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली, और उनका टाइम हराइजन फॉर देयर अचीवमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उनका जो है वो टाइम होराइजन जो दिया हुआ है वो यहाँ पे गिवन है। द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी assign amount to the financial goal in the process of planning. Is this an important question? How much would it cost? Suddenly get 8 years old, want to be a space scientist, for which she needs good quality education. How much would such education cost? तो यहाँ पे सिंपली उसी एग्जाम्पल को बार बार यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। सलिनी यहाँ पे 8 years old की है, वांट टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट फॉर विच सी नीड्स गुड क्वालिटी। उनको जो है वो गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए बेटर इन्वायरमेंट चाहिए, बेटर आपको एजुकेशन चाहिए। तो ये वही उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। हाउ मच वुड सच एजुकेशन कॉस्ट, तो उनके एजुकेशन कॉस्ट के बारे में यहाँ पे जो है वो कितना खर्चा हो सकता है वो लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वेल दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन द टर्म ऑफ द अमाउंट नीडेड व्हेन शालिनी रीचेज कॉलेज, मतलब कि कितना अमाउंट नीड होगा जब ये कॉलेज में पहुँचेंगी अपना जो है ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड दैट इज रफली डिकेड फ्रॉम नाउ इन सच ए केस the costs are quite likely to move up. Such a rise in the cost of the goals is called inflation. It implies to many other areas of personal finance. This is known as inflation with respect to the goal value. तो ये लोग सिंपली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर हमें 10 साल के बाद अगर जो है अपने बच्ची को कुछ प्रिपरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अगर हम सेविंग में अकाउंट में रखेंगे तो वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो पैसा हमारा डिक्रीज होगा, उस पैसे का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे रेस्पेक्ट टू द गोल वैल्यू। तो ये लोग सोच रहे हैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए कि मेरा जो पैसा है वो इन्फ्लेशन के साथ चले या इन्फ्लेशन के थोड़ा सा आगे चले, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दर्शाया गया, ठीक है। द पूल अप्रोच क्या है? द पूल अप्रोच, some people have a pool of saving, investment and meet their financial requirement from the pool. It is possible to manage that way. However, the lacuna is you are not sure of the horizon of the investment, as we will see going ahead. Knowing your horizon is important for investment decision, ठीक है। तो ये यहाँ पे उनका कुछ केस स्टडी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लेना कुछ केस स्टडी। और थोड़ा सा अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में से कौन सा बेस्ट है, सेविंग ज़्यादा बेस्ट है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेस्ट है, ये दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस जो है जानने वाले हैं। बिफोर टेकिंग अ लुक एट वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एन इन्वेस्टर, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नीड टू बी टैकल्ड। डू द टू वर्ड्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मीन द सेम थिंग और आर दे डिफरेंट वर्ड्स। हम लोग जानने वाले हैं कि क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो वो सेम थिंग है, मतलब सेम चीज़ें हैं या फिर दोनों डिफरेंट हैं। इफ़ दीज आर डिफरेंट थिंग्स विच इज़ बेटर, अगर ये डिफरेंट है तो दोनों में से कौन सी बेटर है, इन्वेस्टमेंट बेटर है या सेविंग बेटर है। सच क्लैरिफिकेशन इज वारंटेड सिंस many individuals use the two terms interchangeably. The word saving origins from the same root as safe. The safety of money is of critical importance here. तो आपको पता होगा कि सेविंग में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा सेफ रहता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो है द वर्ड और सेविंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम रूट एज सेफ, सेफ से यहाँ पे जो है उससे ओरिजिनेट हुआ है ये जो वर्ड है सेविंग, ठीक है। द सेफ्टी ऑफ मनी इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस हेयर। तो मनी का यहाँ पे जो है मनी का जो यहाँ पे
सेफ्टी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। वेर एज वेन वन इन्वेस्ट मनी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टिपिकली इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जब हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे होता है कि हम कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न करें अपने इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हेड इज दैट देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे सिंपली हमारा बात जो है वो आ जाता है कितना रिस्क है और कितना जो है वो हमारा रिवॉर्ड है। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो कॉमन बातें हैं, ये सब आपको आप लोगों को जो है वो पता होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। फैक्टर्स टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट, कैसे हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, उनके कुछ जो है वो फैक्टर दिए हुए। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट आर सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। तो कुछ यहाँ पे 3 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो दिए हुए हैं कि कैसे आपको इवेलुएट करना है इन्वेस्टमेंट को। तो पहला फैक्टर जो है वो सेफ्टी होता है, फिर लिक्विडिटी होता है, फिर रिटर्न होता है। सेफ्टी, आप कैपिटल को कैसे सेफली आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे कैसे आप जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो हमारा होता है सेफ्टी में आता है। लिक्विडिटी में अगर आप देखेंगे तो हाउ इजीली कैन वन लिक्विडेट द इन्वेस्टमेंट एंड कन्वर्ट इट टू कैश। तो आप कैसे यहाँ पे जो है लिक्विडेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को एंड कन्वर्ट उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो कैश में। द डिग्री ऑफ ईज इन डिफरेंट अक्रॉस different categories and even within the categories the same could be different across products. Sometimes the nature of the product could be such that selling it is difficult, whereas sometimes there could be some operational features, example a lock in for a certain period for which one may be able to liquidate the investment or a penalty for an early exit। जैसा कि आप लोग एल आई सी का प्रीमियम पे करते हो, ठीक है। एल आई सी का प्रीमियम पे करते हो तो उसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए लिक्विडेट है तो वो 5 साल के बाद ही जो है वो उसका मैच्योरिटी टाइम जो कंप्लीट होगा तो आपको जितना अमाउंट उन लोगों ने जितना अमाउंट पे वहाँ पे जो है डील डन हुआ है उतना अमाउंट पे जो है रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर आप अर्ली एग्जिट करते हैं तो आपको उस पर पेनल्टी भी भरना होगा, अगर पेनल्टी भी भरना होगा और आपको उस पर कुछ रिटर्न भी देखने को नहीं मिलेगा। और रिटर्न्स क्या, तीसरा यहाँ पे जो है इवेलुएट जो है इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करते हैं, वो तीसरा यहाँ पे है जो रिटर्न है, ठीक है। रिटर्न आपको कितना as seen earlier in the definitions of investment, the major purpose is to get some returns from investment. Such return may be in the form of regular income known as current income and capital appreciations or capital gains। So, जैसे कि आप कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर कहीं ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो जैसे आप उससे कुछ इनकम आ रहा हो, शॉर्ट टर्म में इनकम आ रहा हो, मतलब कि रेगुलर इनकम आ रहा हो। जैसे आप कोई घर खरीद लिया उसको रेंट पे लगा दिए, या आप किसी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिए म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में, शेयर्स में, आपका उससे जो है वो कैपिटल गेंस आ रहा है, ठीक है। द करेंट इनकम इज रिसीवेबल पीरियडिकली विदाउट हैविंग टू सेल द इन्वेस्टमेंट whereas the capital gains can be realized only when one sell the investment। कैपिटल गेंस तभी आपको रियलाइज होगा जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल हो जाएगा। अदरवाइज आपका इन्वेस्टमेंट अगर होल्डिंग में है तो वो आपका जो है कैपिटल गेंस में वो काउंट नहीं होगा, वो आपका जो अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में वो शो होता रहेगा, ठीक है। द एग्जिट चार्जेज और पेनाल्टी वुड ब्रिंग डाउन द रिटर्न्स एज सीन अर्लियर। Hence, whenever there are any such charges for withdrawals, including early withdrawals, the sum must be considered as a trade-off between liquidity and returns। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऊपर बात किया है कि अगर आपका मैच्योरिटी डेट से पहले आप उसको विड्रॉल कर रहे हो तो आपको उसमें पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, ठीक है। आप कैसे इसमें कन्वीनियंस करना है, टिकट साइज क्या है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम क्या है, टैक्स डिडक्शन क्या है, ये सब आप लोग यहाँ पर टॉपिक को कवर कर लेना क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, ठीक है। टिकट साइज़ क्या है आप यहाँ पे पढ़ लेना, कन्वीनियंस कैसे आपको कन्वीनियंस करना है, तो ये सब आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या है, तो आपको पता होगा कि एसेट्स किसको बोलते हैं। तो एसेट्स वो होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉफिट्स जनरेट करके दे आपको, ठीक है। जैसे आपका रियल एस्टेट हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, इक्विटी हो गया, फिक्स इनकम हो गया। आप एफडी में अगर आप पैसा डाल रहे हो, एफडी भी फिक्स इनकम, मतलब कि आपका कहीं से जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फिक्स आ रहा है,
ठीक है। रियल एस्टेट हो गया, जैसे कि आप जगह कोई ज़मीन खरीदते हो, वो आपका जो है एसेट हो गया। दिन प्रतिदिन उसका जो वैल्यू है उसका इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। कमोडिटी मतलब सोना चांदी हो गया, जैसे आप ज्वेलरी खरीदते हो तो उसका डे टू डे जो है उसका वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। इक्विटी, जैसे कि आप शेयर किसी कंपनी का, किसी बढ़िया कंपनी का शेयर बाई करते हो, आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ कर सकता है, तो डे टू डे जो है उस कंपनी का जो, अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट करेगी तो कंपनी का जो है शेयर प्राइस भी कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होगा और आपको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट दिखेगा। तो ये सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है वो डिटेल में दिया गया है। रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट पता ही है कि आपको अगर आपका लोकेशन सही है ज़मीन का, तो उसका वैल्यू जो है डबल ट्रिपल एक्स से वो ग्रो करेगा आपका आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। कमोडिटीज़ के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ पे कैसे जो है गोल्ड का, आपका सिल्वर का प्राइस जो है कैसे इंक्रीज होता है वो आपको डेफिनेटली पता ही है, इसलिए वो एसेट में आता है। फिक्स इनकम हो गया, जैसे आपका कोई रेंटल इनकम हो गया, ये सब हो गया, ये सब फिक्स इनकम होता है, ठीक है। इक्विटी होगा, इक्विटी में हम लोग बता ही दिया कि कैसे आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पता है कि वो कंपनी आगे चल के बढ़िया ग्रोथ करने वाली है तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करके जब कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी प्रॉफिट करेगी और आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। देर आर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एसेट कैटेगरीज। यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस गिवन है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स कैन बी डन only in financial form, whereas one can buy the other two assets, which real estates and commodity, either in financial or in physical form. It is it is it is this physical form that gives a feeling or safety to many, and a thing that is tangible is perceived to be safer than something intangible. तो सिंपली यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो चीज़ टेंजिबल है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा सेफर मानते हैं एज कम्पेयर टू द इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि वो है कि अगर आपके पास गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड जिसको आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो वो टेंजिबल चीज़ होता है जो उसको सेफ माना जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर इनटेंजिबल चीज़ ये है कि जैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में, इक्विटी में, बॉन्ड्स में, तो वो इनटेंजिबल चीज़ें हैं जो आप उसको टच नहीं कर सकते हो, उसको आप महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में आपके पास पड़ा होता है। वो भी एक डिजिटल एसेट ही उसको माना जाता है, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे एसेट्स के बारे में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से डेफिनेटली पढ़ लेना और यहाँ पर समझ लेना। मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हार्ड होने वाला। यूनिट 1 तो बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है। आगे जो टॉपिक जिनका वेटेज ज़्यादा है उनमें हम लोग और भी अच्छे से यहाँ पे जो है कंप्लीट करेंगे। आपको अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एक बार अगर सब कुछ रीड कर ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी आप जो है एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आने वाले हो, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ डीप में गया ही नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सिंपल चीज़ों को जो है वो समझाया गया। अगर आपको मार्केट के बारे में या फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो डेफिनेटली आपका जो है एग्ज़ाम बढ़िया जाने वाला है, अगर आपके पास भी सर्टिफिकेट भी आने वाला है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्लासीफाई अंडर डिफरेंट एसेट कैटेगरीज। इक्विटी में यहाँ पे दिया हुआ है और फिक्स इनकम में दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स इनकम एफडी विथ अ बैंक, रेकरिंग डिपॉजिट विथ अ बैंक, इंडोमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको पीपीएफ बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट हो गया, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, डिवेंचर्स हो गया या बॉन्ड्स हो गया, डेप्ट म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं वो सब फिक्स इनकम में आते हैं। फिक्स ये आपको उतना जो है वो उतना रिटर्न जो पर एनम होता है उतना आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, वो लोग कुछ डिसाइड करते हैं, वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। इक्विटी में आ जाइए, यहाँ पे जो है आपका इरेगुलर इनकम में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लू चिप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका जो है पैसा भी ग्रो करेगा, ठीक है। मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, फॉरेन स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ हो गया। इंडेक्स फंड में अगर आप पैसे डाल रहे हो तो जैसे जैसे इंडेक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका पैसा भी जो है इंक्रीज होगा। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटीज़ में आपको पता ही है, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड्स, कमोडिटी, ईटीएफ। और रियल एस्टेट में आपको पता ही है कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये रेसिडेंशियल या कमर्शियल एसेट्स
आपको पता ही होगा। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, और हाइब्रिड एसेट क्लास में जाइएगा तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गया, मल्टी एसेट फंड हो गया, और अदर में जाइएगा तो रेयर कॉइन्स हो गया, आर्ट हो गया, रेयर स्टैम्प्स हो गया। ये सब चीज़ें जो है वो एसेट्स में आपको यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। टू ऑब्टेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इवॉल्व्ड। पहला, अगर हम जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि हमें यहाँ पे जो है फिक्स इनकम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि उसमें रिस्क है। अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए तो आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों में प्रेफर कर सकते हो एज कम्पेयर टू इधर से। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ा सा जो है आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। इन्फ्लेशन का रिस्क होता है पहला, तो यहाँ पे ये गिवन है इन्फ्लेशन की। अगर आपका 5 साल में आज आपका 10,000 का वैल्यू 10,000 है तो आपका 5 साल में अगर इन्फ्लेशन 8% से इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो वैल्यू है, आपका जो पैसे का वैल्यू है वो घट जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो 10,000 का वैल्यू है 10,693 के आसपास का हो जाएगा, और आप 10,000 पे ही रहोगे तो टोटली आपको जो है 4,693 रुपये का जो है वो लॉस आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर देखेंगे तो वो 21,000 हो जाएगा 10,000। आफ्टर 20 ईयर देखेंगे तो 46,000 हो जाएगा। आफ्टर 30 ईयर देखेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। टोटली आपको 10x का यहाँ पे 30 ईयर में जो आपका लॉस हो जाएगा, अगर आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो नहीं होता है तो। उस पैसे का वैल्यू बता रहा है कि 10 साल के बाद कितना पैसा होगा। 10,000 का वैल्यू जो है 10 साल के बाद कितना होगा, और 20 साल के बाद कितना होगा, 30 साल के बाद कितना होगा। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इनकम एसेट्स आर यूजुअली कंसिडर्ड लेस रिस्की दैन इक्विटी। सही बात है। इवन विद इन दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर considered the safest. In order to avail the full benefit of the investment or to earn the promised returns, there is a condition attached. The investment must be held till maturity. In case if one needs liquidity, there could be some charges or an option may be not available at all. Liquidity risk में क्या होता है कि अगर आप पहले मैच्योरिटी डेट से पहले आप अपना जो है जो प्रीमियम को तोड़ रहे हो तो वो आपका जो है उसमें लिक्विडिटी रिस्क में आ जाएगा कि उस पर आपको पेनल्टी भी लग सकता है, और जो रिटर्न जो दावा किया था उन लोगों ने देने का तो वो रिटर्न आपको नहीं मिल सकता है। वो आप सिंपली आपका जो है वो लॉस हो सकता है, आप इन्फ्लेशन से और भी पीछे जा सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो है क्रेडिट रिस्क, और चौथा जो है मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। तो ये सारे रिस्क है। आप लोग यहाँ से जाकर के ये बहुत ईजी जी, आप लोग एक बार रीड करोगे तो डेफिनेटली आप लोग समझ जाओगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल चेंज एज a result of a change in interest rate, and this risk affect the value of bond, debts, instrument are more directly than stocks. ठीक है, ये सिंपली जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, जैसे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाता है बढ़ाता है, आप लोगों को पता होगा, वो अकॉर्डिंग टू द जो है इन्फ्लेशन वो देख के आगे पीछे वो लोग करते हैं। तो उस पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है जो बॉन्ड्स और डेप्थ इंस्ट्रूमेंट पे डायरेक्टली जो है वो असर पड़ता है, डायरेक्टली असर पड़ता है स्टॉक से ज़्यादा। ठीक है, देन स्टॉक्स। रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है? ठीक है, मैनी ऑफ द रिस्क cannot be eliminated, and the investor must take some of those in order to earn decent return on one's investment portfolio. However, one needs to manage the risk that one is taking. One may consider the following strategy for management of the risk. आपको यहाँ पे जो अवॉइड दिया हुआ है, एक पहला जो है टेक ए पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम इवेंट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफाई। आप कैसे रिस्क को जो है वो मैनेज कर सकते हो। पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हो तो उसमें डाइवर्सिफाई करना होता है कि डिफरेंट सेक्टर का आप स्टॉक्स जो वो बाई करते हो, क्योंकि एक टाइम पर हर सेक्टर यहाँ पे जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है। हर सेक्टर का अपना अपना एक टर्म होता है, उस टर्म में वही सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा और उस टर्म में वो सेक्टर ग्रो करेगा। तो कोई ना कोई सेक्टर धीरे धीरे ग्रो करते रहेगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। बिहेवियरल बायसेस
बिहेवियरल बायसेस क्या है और इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाते हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक, कॉन्फर्मेशन बायस, फेवरिटिज बायस, हर्ड मेंटालिटी, लॉस एवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, recency bias, behavioral patterns, interest of the investors, ethical standards and boundaries। और जो है ये इतना सब कुछ दिया गिवन है कि बिहेवियरल बायसेस, आप जब भी आपका बिहेवियरल बायसेस क्या है, जब भी आप जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाते हो तो इतने सारे जो है वो बायसेस हैं। आप इसको एक बार रीड कर लेना, ये डेफिनेटली आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उसी को कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो यहाँ पे आप खुद से कर सकते हो वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, डेफिनेटली आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके या फिर आप प्रिंट आउट करके उससे आप जो है खुद से रीडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में दिया हुआ, द रिस्क प्रोफाइलर ट्राई टू ascertain the risk appetite of the investor so that one does not sell mutual fund schemes that carry a higher risk than what the investor can handle. In order to ascertain the risk appetite, the following must be evaluated: the need to take risk, the ability to take risk, and the willingness to take risk। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में यहाँ पे रिस्क नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, रिस्क प्रोफाइल आपका क्या है, ठीक है। कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 लाख रुपया रखे हो तो 1 लाख रुपया ही 1 लाख टोटल का टोटल आप लोग स्मॉल कैप में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। टोटली का टोटली जो वो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो स्मॉल कैप में होता है। तो ये रिस्क एपेटाइट को यहाँ पे दिखाया गया है, द नीड टू टेक रिस्क, द एबिलिटी टू टेक रिस्क लेने का यहाँ पे ज़रूरत होता है, ठीक है। एबिलिटी टू टेक रिस्क, यहाँ पे एबिलिटी होना चाहिए आपको रिस्क लेने का, एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क, विलिंगनेस भी यहाँ पे आप इच्छुक हो या नहीं रिस्क लेने के लिए, ये सब यहाँ पे चीज़ें जो वो बताया गया रिस्क प्रोफाइलिंग में। आपको पता है रिस्क आपका रिस्क है जो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर रिस्क आपके कंट्रोल से बाहर जाता है तो आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो आप ले बैठते हो तो वो नहीं करना है। रिस्क आपको पता होना चाहिए कि कितना का रिस्क है हमारा, और इतना अगर जाता भी है तो मुझे यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं खुद आगे चल के मैं और इससे ज़्यादा मैं अर्न कर लूँगा किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एसेट एलोकेशंस, एसेट एलोकेशन को यहाँ पर समझना है कि कैसे आप एसेट को एलोकेट कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स से। तो ये एसेट एलोकेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रेटजी क्या है एसेट एलोकेशन का, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। टैक्टिकल्स एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशंस, और यहाँ लास्ट जो टॉपिक है शायद यहाँ पे डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प्स। तो डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। डू इट योरसेल्फ का मतलब क्या होता है कि आपको खुद से करना है। खुद से करने का मतलब कि आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। आपको जो है आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए, उसके टेक्निकल के बारे में पता होना चाहिए, उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी करती क्या है, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये सब सो मैनी थिंग्स आपको जो है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें आपको अगर आसान करनी है तो टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, जो भी प्रोफेशनल बंदा है जिसको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, जैसे कि आपका अगर आपको ये डिग्री मिल जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का तो आप एक प्रोफेशनल बंदा हो जाओगे, ठीक है। प्रोफेशनल बंदा मीन्स आपके पास कुछ नॉलेज है, वो जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपको बताती है कि अगर आपके पास जो है वो नॉलेज है प्रॉपर म्यूचुअल फंड का या किसी भी यहाँ पर जो है फंड का, ठीक है। एसेट एलोकेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि कैसे आपका जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, ये सब करना है, पैसा को ग्रो कैसे करना है, ये सब आपको पता है। तभी आपको जो है वो ऐसे भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ताकि आप एलिजिबल हो अपने पैसे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा अच्छा खासा अर्न कर रहे हो तो आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हो, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, अगर आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। कैन वन डू द जॉब वन सेल्फ, खुद से जॉब कर सकते हो, ठीक है। डज वन वांट टू डू इट, डज वन एफर्ट एंड आउटसोर्स मैनेजमेंट जॉब। तो ये सब जो है हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही
यहाँ पे बारीकी से यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया, तो आपको यहाँ पे अच्छे से एक बार खुद से रीड कर लेना है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे जो है यूनिट 1 का सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो कि कौन सा टॉपिक जो है आपको जो डाउट है वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो, या मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग जो है वो डेफिनेटली जुड़ सकते हो और वहाँ पे भी आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको, आप यहाँ पे कोई डाउट वाला चीज़ मुझे लगता ही नहीं है, अगर एक बार आप अच्छे से रीड कर लोगे तो सब कुछ आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ सैम्पल्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी आप लोग कर लेना, ये भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, ठीक है। ये पांच जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग डेफिनेटली इनको कर लेना। उनके बाद आप लोग का जो उसके बाद जो है आप लोग का यूनिट 1 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यूनिट 1 जो है वो अच्छे से कवर अप कर दिया यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को मैंने अच्छे से इस वीडियो में कवर अप कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पार्ट 3 वीडियोज में जो है हम लोग मिलेंगे कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड के साथ, दूसरा यूनिट है उसके साथ हम लोग मिलेंगे। और इसमें अगर कुछ मैंने यहाँ पे, अगर आप लोगों को जो समझ में नहीं आया, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे जो वीडियो है वो होना चाहिए, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो कि हाँ मुझे क्या यहाँ इस सीरीज में जो वो सुधार करना चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छा नॉलेज, अच्छा यहाँ पे जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंस मिल पाए। अगर आप टाइम दे रहे हो किसी चीज़ में तो आपको उस चीज़ से कुछ मिलना चाहिए, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या थोड़ा सा जो मिस्टेक किया है या नहीं किया है, आप लोग डेफिनेटली बता सकते हो। क्योंकि ये करना तो आपको खुद से पड़ेगा, पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा, और समझना वो खुद से पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट या सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त, इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो प्लीज़ जाते जाते एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों तक भी यहाँ पे जो है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।